जैसा कि आप सभी को पता है अपन पढ़ रहे हैं फ्लोरेंस सीरीज नर्सिंग ऑफिसर सीरीज, जिसके अंदर नॉर्थ सीएचओ अदर स्टेट जितने भी नर्सिंग ऑफिसर, उसके बाद रेलवे, एएसआईसी, आरआरबी, और उसके बाद अपन बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है उन सभी को अपन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम के अंदर आपको देखने जरूर है मिलने वाले हैं। क्लियर है बेटो? अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, अपन देखो कल अपन जो क्वेश्चन पढ़ा था, और कल का जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको ये कहा था कि आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर सही भी दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी नहीं दिया है। देखो बच्चों, आंसर देना बहुत ही जरूरी होता है ना। आप बल्कि सही दे रहे हो, गलत दे रहे हो, या गलत आंसर कर रहे हो ना, तो किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर का आप सही उत्तर कर रहे हो तो हमें देना चाहिए। काफी बच्चों ने दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेफ स्ट्रेटजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अपन बोल रहे हैं सबसे पहले सर सेफ स्ट्रेटजीज में होता क्या है। पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि सर ये जो सेफ स्ट्रेटजी है ना, ये किसके लिए यूज की जाती है बेटा, बताइए भाई। सेफ स्ट्रेटजी है ना, वो किसके लिए यूज है, वो यूज की जाएगी सबसे फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, तो वो करते याद रखना ट्रेकोमा। क्या याद रखना, ये हो गया ट्रेकोमा। इसकी बात करें, ये हो गया बच्चों ट्रेकोमा डिजीज। और आज में सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं आपसे बताऊं ना, तो जो इंडिया है ना, इंडिया ट्रेकोमा फ्री हो चुका है। सबसे बड़ा बिगेस्ट अपडेट यहाँ पे अपन बोल रहे हैं, बिगेस्ट, ये अपन बोल रहे हैं बिगेस्ट अपडेट क्या है। बिगेस्ट अपडेट ये है कि इंडिया है ना, ये हो गया इंडिया नाउ ट्रेकोमा फ्री कंट्री। किसकी बात करें, ये हो गया ट्रेकोमा फ्री कंट्री। और ये ट्रेकोमा फ्री कब हुआ है, तो ध्यान रखना ये 2024 के अंदर हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ट्रेकोमा से फ्री है, वो फ्री कब हुआ, 2024 के अंदर। अब ट्रेकोमा कैसी बीमारी है बच्चों, ये जो ट्रेकोमा है ना, ये एक आंख की बीमारी है। इसकी ध्यान रखना, आई है, उस आई की क्या रहने वाली है, डिजीज है, वो डिजीज थी, लेकिन आजकल ये इंडिया से बिल्कुल हट गई है। अब इस डिजीज का जो ट्रीटमेंट करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन यहाँ पे एक सर्जरी इसमें स्ट्रेटेजीज यूज लेते हैं, जिसका नाम क्या है, ये हो गया सेफ है ना, वो सेफ स्ट्रेटेजीज अपन यहाँ पे यूज में लेते हैं। अब देखो इसके ट्रीटमेंट में सेफ स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी। अब देखो अपन बात करें सर सेफ स्ट्रेटेजीज, अब तो सेफ स्ट्रेटेजीज में इसका मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्क्रीनिंग, बेटा यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं होता है, इसका मतलब होता है सर्जरी। इसका मतलब क्या होता है, सर्जरी। दूसरे का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक सही है। तीसरे का मतलब होता है फेस वॉशिंग बिल्कुल सही है। और चौथे का ध्यान रखना, ये हो गया एनवायरमेंटल, ये हो गया इंप्रूवमेंट, ये भी सही है। एस का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये हो गया एस फॉर सर्जरी। एस फॉर क्या होता है बेटा, सर्जरी। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक। क्या होता है ध्यान रखना, एंटीबायोटिक। एफ का मतलब बार बार फेस को वॉश करना है। इसकी बात ध्यान रखना, ये हो गया फेशियल वॉश। आंखें धोगे तो ध्यान रखना बार बार आईज को क्लीन करोगे तो जितना जो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन का जो काउंट डाउन है ना बेटा, वो कम है, वो कम होगा। उसके ऊपर बात करें। और ई की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, ई का मतलब यहाँ पे देखा आपने एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट की बात करें तो अपन ने यहाँ पे पूछा है कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो गलत है, उस गलत को ढूंढना है। तो यहाँ पे सर्जरी होना चाहिए, न कि स्क्रीनिंग होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो गलत है ना, वो गलत क्या है बेटा, ये स्क्रीनिंग है ना, वो स्क्रीनिंग यहाँ पे गलत है, वो गलत यहाँ पे रहेगा। बाकी ये सही है, ये सही और ये सही है। ये जो तीनों है बेटा, वो तीनों के तीनों आपके क्या रहने वाले, सही आंसर है। तो जिनने ए कमेंट किया है उन सभी का सही आंसर है। जिन्होंने ऐसे तुक्के मारे हैं बी और सी पे, और कई डी भी मारे हैं, वो तुक्के आपके बेटा गलत है, वो गलत यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो उसके बाद देखिएगा अगला वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो भाई इसमें अपन यहाँ पे बात करें। यस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपने सबने काम में लिया होगा। ये देखो न्यू WHO ORS ऑस्मोलैरिटीज, ये बोल रहा है कि WHO ने एक नया जो ORS बनाया ना, उस ORS की ऑस्मोलैरिटी कितना होना चाहिए। बताओ भाई कितनी है, 270 है, 245 है, 290 है, या 310 है। कितनी ऑस्मोलैरिटी है ना, वो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे होगी बच्चों, बताइएगा। यहाँ पे मैं बात करूं बेसिकली बच्चों, इसके अंदर बताओ भाई कितना है ORS की जो ऑस्मोलैरिटी है ना, वो कितनी और कैसे किस तरीके से रहेगी। पहली बात तो बेटा मैं बात करूं ना, ये जो ORS है ना, ये किसमें यूज किया जाता है, पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म बता, ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल, ये हो गया ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट सॉल्यूशन। पहले तो फुल फॉर्म आनी चाहिए सबको, क्या ध्यान रखना, ये हो गया साल्ट सॉल्यूशन, ये रहेगा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लियर है? अब अपन बोल रहे हैं यूज किसमें करोगे बेटा, ये अपन यूज करते हैं, ये हो गया यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, किसकी बात करें बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। किसी छोटे बच्चे को दस्त लगती है, बड़े बच्चे को, बड़ा बच्चा ही नहीं होता है, बड़ा अडल्ट होता है, उसको यदि दस्त लगती है तो भी आप ORS ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ध्यान रखना क्या होता है, ये देखो जो ORS है ना बेटा, ये ORS काम क्या करता है, जिसको अपन बोलते हैं, ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये काम करता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है अपनी बॉडी में। क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो बैलेंस यहाँ पे करता है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर। अब अपन बोलने सर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, तो आप इसमें यहाँ पे यूज करोगे। तो अब अपन बोलेंगे सर ये जो है ना, आप ORS जो बनाते हो, आपने ORS का क्या होता है, एक पैकेट होता है। ORS का क्या होता है रखना, एक पैकेट है, वो पैकेट होगा। और जो ORS का एक पैकेट होगा ना, उसको आपको 1 लीटर पानी के अंदर, इसकी बात करें रखना, 1 लीटर वाटर के अंदर आपको डिसॉल्व है, वो डिसॉल्व करना है। कुल मिला के आपको एक ORS के पैकेट को 1 लीटर पानी के अंदर मिलाना है। और उसके बाद जैसे आपने इसको डिसॉल्व कर दिया, अब आपने ये कब तक यूज करोगे, आफ्टर डिसॉल्व। किसकी बात करें, आफ्टर डिसॉल्व। आपको डिसॉल्व करने के बाद में है ना, आपको यहाँ पे यूज है, वो यूज करना है 24 आवर्स तक। कब तक ध्यान रखना, 24 घंटे से अधिक यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। एक बार आपने बना दी, जैसे बोतल थी, उसमें आपने पूरा पैकेट डाल दिया, फिर उसमें आपने मिक्स किया और किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को पिला दिया। आप 24 घंटे से अधिक उस बोतल का यूज नहीं कर सकते, फिर आपको फेंकना पड़ेगा, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे न्यू वो न्यू फ्रेश ORS है ना, उस ORS का आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यूज है वो यूज करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अपने क्वेश्चन क्या था, ऑस्मोलैरिटी देखना, यहाँ पे मैं पूरा ORS का पैकेट बना दिया मैंने आपको यहाँ पे। अब इस ORS के पैकेट को यहाँ पे बच्चों समझना क्या लिखा, व्हाट ORS कंटेंट, WHO रिकमेंडेड ORS फॉर्मूला कितना हो गया, देखना यहाँ पे मैं बात करूं तो टोटल ये जो बनता है, ये देखो 20.8 ग्राम है, वो बनेगा। यहाँ पे देखना सबसे पहले सोडियम क्लोराइड कितना होता है बताओ, NaCl। एक पैकेट में NaCl होता है 2.6 ग्राम। ये क्वेश्चन और सेट में सीधे कंपोजिशन पूछता है ना, ध्यान रखना क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है, इसमें 2.6 ग्राम। अगला
पोटेशियम क्लोराइड, इसको अपन बोलते हैं NaCl, NaCl, इसको अपन बोलते हैं KCl, और ये कितना रहेगा, ये अपन बोल सकते हैं 1.5 ग्राम रहेगा। फिर अपन बोले सर सोडियम साइट्रेट, ये रहेगा 2.9 ग्राम है, वो 9 ग्राम रहेगा, क्लियर है। और उसके बाद में डेक्सट्रोज जो है वो ग्लूकोज कितना रहेगा, 13.5 ग्राम रहेगा, कितना रहेगा रखना, अपन बोल सकते हैं सर ये 13.5 ग्राम है वो रहेगा, और टोटल इसका वेट करोगे ना तो ये हो गया 20.8 ग्राम है ना, वो 1 ग्राम एक पैकेट में होता है। तो पहली बात तो ये है कि एक पैकेट के अंदर कितने ग्राम है ना वो कंटेंट आता है, तो वो क्या रखना 20.8 ग्राम, कितना आता है 20.8 ग्राम आएगा। अब मैं बात करूं नेक्स्ट वन कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है ना वो कितनी है। अपन बोल रहे हैं, मैंने ऑस्मोलिटी अभी बात करी क्वेश्चन अपना, सोडियम कितना होता है, सोडियम की ऑस्मोलिटी इसमें होती है 75 मिलीऑस्म पर लीटर। अगला पोटेशियम की कितनी होती है बताओ, 20 मिलीऑस्म पर लीटर। फिर क्लोराइड की कितनी होती है 65 मिलीऑस्म पर लीटर। फिर बेटा साइट्रेट की कितनी होती है 10 मिलीऑस्म हो गया। नेक्स्ट की कितनी होगी 75, और इन सबको जोड़ दोगे तो कितनी बनेगी रखना, ये हो गया 245। कितनी बनेगी बेटा 245, 245 ये अपन बोल सकते हैं। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है कि न्यू WHO ने जो ORS बनाया उसकी ऑस्मोलिटी कितनी 270, 245, 290 या 310। तो अपन बेटा यहाँ पे कितनी बात करी, सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, साइट्रेट 10 और डेक्सट्रोज 75 और टोटल मिला को दे तो कितना बन जाएगा, ये हो गया 245 है, 245। इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट है, वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज द ORS, है ना। तो ORS में दोनों मैंने ORS का यहाँ पे मैंने सिंपल बात बोल दी कि कहाँ यूज करते हैं, ORS का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं। और अगला इसमें मैंने आपको ये कंटेंट भी बता दिया और ये भी बता दिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना एज इट इज। इसको यहाँ पे आप क्या कर लेना, छाप लेना बेटा, आपके यहाँ पे बहुत ये काम आने वाला है। ये छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े एग्जाम में इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, क्लियर भाई। ये हो गया आपका ये। नेक्स्ट वन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाएगा, पहले देखिएगा, Which of the following is the least common complication of measles? Least common का मतलब होता है सबसे कम, लिस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है, ये हो गया सबसे कम, है ना। अब बताओ भाई सबसे कम कॉम्प्लिकेशन मीजल्स में क्या देखने को मिलेगा। देखो डायरिया सबसे कम होगा मीजल्स की वजह से, निमोनिया सबसे कम होगा, ओटाइटिस मीडिया सबसे कम होगा, या SSPE कम होगा। बताओ भाई अपन यहाँ पे बात करें कौन सा जो है वो सबसे कम है, वो कम यहाँ पे रहेगा। अपन बात करें सर इसमें देखना, यहाँ पे बात करूं जो मीजल्स है ना, आप सभी को पता है सर जो मीजल्स है ना वो मीजल्स एक वायरस बीमारी है। कैसी ध्यान रखना, एक जो वायरल है ना वो वायरल डिजीज यहाँ पे रहेगी, क्या रहेगी ध्यान रखना, वायरल है वो वायरल डिजीज रहेगी। ओके, इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें, ये हो गया कॉम्प्लिकेशन। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना उसका नाम है बेटा ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना उसका नाम क्या है, ये हो गया ओटाइटिस मीडिया। सेकंड क्या भाई, सेकंड अपन बोले इसके अंदर निमोनिया है ना वो निमोनिया होगा। थर्ड वन इसके अंदर क्या होगा, अपन बोले सर जो डायरिया है ना वो डायरिया होगा। और लास्ट है वो लास्ट क्या हो सकता है, SSP है। ये देखो पोस्ट सर्जिकल स्प्लीनेक्टोमी अपन करते हैं ना, वो जो सर्जिकल स्प्लीनेक्टोमी जो अपन बोल रहे हैं न्यूमोकोकल इंसेफ्लाइटिस होता है, वो ये कॉम्प्लिकेशन ये सबसे कम होता है। ये क्या होता है रखना, लीस्ट का मतलब होता है कम, मोस्ट का मतलब होता है इंपोर्टेंट। तो सबसे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आते हैं, ये आपका कौन सा हो गया सबसे कम है। वैसे तो कॉम्प्लिकेशन तो बेटा क्या है, चारों की चारों से कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो कॉम्प्लिकेशंस तो यहाँ पे आपके करेंगे, जो चारों की चारों कॉम्प्लिकेशंस है वो बेटा यहाँ पे सही है, वो सही रहने वाले हैं, क्लियर बात है। तो ये इसमें अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद इसका जो आंसर है उस आंसर को दीजिएगा। तो देखिएगा अब अपन बात करें क्या रहेगा, इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। बताओ भाई मिडल ईयर के इन्फेक्शन को किस नाम से जाना जाता है, आप मिडल ईयर के इन्फेक्शन को किस नाम से जाना जाओगे। बताओ भाई इसको अपन साइनसाइटिस कहते हैं, इसको अपन जिसको अपन बोलते हैं मस्टर्डाइटिस कहते हैं, इसको अपन ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, या इसको अपन लैब्रिन्थाइटिस के नाम से जानते हैं। अब देखो जिसके पीछे आइटिस लगा हो तो इन्फेक्शन है, लेकिन मिडिल ईयर के इन्फेक्शन को अपन बोल रहे हैं सर जो अपना ईयर है ना उस ईयर के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट है ना। अपन बोल रहे हैं एक का नाम हो गया सर एक्सटर्नल ईयर, है ना, ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया मिडल ईयर, और उसके बाद में थर्ड है उसका नाम क्या हो गया इनर ईयर। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो मिडल ईयर है ना उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है और इसके इन्फेक्शन को आप किस नाम से जाना जाएगा या किस नाम से जानोगे, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं बताओ। साइनसाइटिस का मतलब होता है जो साइनस कैविटी है ना उसमें इन्फ्लेमेशन होना। यहाँ पे आप देखोगे ना तो देखो इसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, ये हो गया बेटा इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन साइनस कैविटी। इसकी बात करें अब आप बोलोगे साइनस कैविटी कौन सी बोन में होती है, साइनस का मतलब होता है बोन में जो खाली जगह होती है, और उसमें अपन बात करें ये हो गया मैप्स बोन। इसकी बात करें रखना, ये हो गया मैप्स है ना, उस मैप्स बोन है, उस मैप्स बोन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। अगला ये अपन बोल रहे हैं मस्टोइड प्रोसेस, कहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा, ये हो गया इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन मस्टोइड, ये हो गया मस्टोइड प्रोसेस। इसकी बात करें जो मस्टोइड प्रोसेस है जो कान के पीछे उभरा हुआ कौन सा दिख रहा है, ये इसको अपन बोलते हैं मस्टोइड प्रोसेस, उसमें ये इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन होता है। ओटाइटिस मीडिया ये कौन सा बेटा, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, यही तो आपका आंसर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ, ये हो गया बच्चों मिडल ईयर है, उस मिडल ईयर की बात कर रहे हैं ये आंसर। और लैब्रिन्थाइटिस का मतलब होता है ये हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ लैब्रिन्थ स्ट्रक्चर। इसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया लैब्रिन्थ स्ट्रक्चर है, उस लैब्रिन्थ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो कहां पे होती है बेटा, इनर ईयर है ना, उस इनर ईयर में होती है। ये मैंने आपको चारों का मतलब समझा दिया, इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, ओटाइटिस मीडिया। जिन जिन बच्चों ने सी आंसर सही सी आंसर जो पुटअप किया है वह आंसर उन सभी का क्या कहलाएगा, सही है, वो सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। कौन सा, सी आंसर इज द राइट, सी आंसर इज द करेक्ट है, वो करेक्ट यहाँ पे रहने वाला बच्चों। ये हो गया आपका मिडल ईयर, मिडल ईयर की अपन बात करें ओटाइटिस मीडिया, मैंने चारों का मतलब समझा। ओके भाई, उसके बाद देखिएगा अगला, यस ये भी बेसिक क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आर स्ट्रक्चर ऑफ, बताओ भाई रोड्स और कॉन्स कहां पे रहती है, एक का नाम है रोड्स, एक का नाम है कॉन्स, ये किस में रहती है, मिडल ईयर में है, आई में है, ओवेरी में है, या लंग्स में। अब आपको आपने देखा होगा सर जो रोड्स एंड कॉन्स है ना ये रहती है अपनी आई के अंदर, किसके अंदर रहती है, अपनी आई में एक का नाम है ये हो गया कॉन्स, ठीक है, और एक का नाम क्या हो गया ध्यान रखना, ये हो गया रोड्स। ये बेटा किसमें काम आएगी, ये अपन बोलते हैं जो ब्राइट कलर है ना, ये हो गया ब्राइट कलर विजन,
इसकी बात करें ध्यान रखना, ब्राइट जो कलर विजन है ना उसमें सबसे अधिक ये काम आएगी। और ये ध्यान रखना जो डार्क कलर विजन है, किसकी बात करें, ये हो गया डार्क लाइट है ना, उस डार्क लाइट में ये काम आएगी। तो मतलब ये मैं कह रहा हूं जैसे अंधेरा होता है तो काम कौन करती है ध्यान रखना, ये अपन बोल सकते हैं सर ये करेगी आपकी रोड्स। और अपन बात करें ब्राइट लाइट एकदम से लाइट पड़ती है अपने आंखों पे, तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन काम करेगी, कौन। तो रोड्स एंड कॉन्स जो आपकी डिम लाइट में और फुल लाइट में, ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में आपको दिखाने का काम करेगी, तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हो गया कॉन्स एंड रोड्स। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे होती है, ये होती है बेटा आई है ना, उस आइस के अंदर मौजूद है, वो मौजूद रहती है, ठीक है ना। इसमें अपन बात करें रोड्स ज्यादा होती है, कौन से वो कौन सी होती है कम, क्योंकि रात को देखने में आपको डार्क लाइट में देखने में आपके अंदर जो रोड्स है ना, उन रोड्स के अंदर रोडोप्सिन होता है, उन रोडोप्सिन को ध्यान रखना आवश्यकता क्या होती है, अधिक है, वो अधिक होती है। वो क्या करेगा हमेशा, आपको डार्क लाइट है, उस डार्क लाइट के अंदर विजन है, उस विजन का काम करेगा। क्लियर है भाई। तो ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं इस तरीके से आपका रहेगा। ये अपन ने बात करी रोड्स एंड कौन की, तो किसमें रहेगी, आइज है, वो साइज में रहेगी। बेसिक क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला ये भी आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में आ सकता है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर दो। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम, जो एक ओवम मैच्योर होता है ना, उसके बनने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो। सिंपल सी बात है, एक जो मैच्योर जिसको अपन बोलते हैं परिपक्व जो अंडाणु होता है, उस अंडाणु को, परिपक्व अंडाणु को किसके नाम से जाना जाता है, उसको अपन बोलते हैं अंडाशय। किसके नाम से, अब बताओ उसको आप क्या बोलोगे, ओवुलेशन, ooforia, oogenesis एंड oocytes। मतलब भाई क्या बोलोगे, एक मैच्योर ओवम को क्या बोला जाता है। यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम, कि मैच्योर ओवम, एक ओवम को परिपक्व होने की प्रोसेस को क्या कहते हो। मतलब भाई ओवुलेशन कहते हैं, ओवुलेशन तो उसको कहते हैं कि देखो ये अपन बोलते हैं ग्रेफियन, इसकी बात करें रखना, ये हो गया ग्रेफियन जो फॉलिकल्स है, इसकी बात करें जिसको अपन बोलते हैं ग्रेफियन पुट्टिकाएं, उनमें से ध्यान रखना ओवम रिलीज होता है, उसमें से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। इसका मतलब ये तो होगा नहीं। ooforia, ooforia का मतलब यहाँ पे होता है, ये वैसे इससे रिलेटेड होती है ooforia ओव से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। oogenesis, ये ध्यान रखना अपन बोलते हैं प्रोसेस होती है, क्या होती है ध्यान रखना, प्रोसेस होती है, इसी को अपन बोलते हैं oogenesis। और oogenesis की प्रोसेस से ही एक मैच्योर ओवम है, वो ओवम मैच्योर्ड होता है, उसको अपन बोलते हैं oogenesis। oocyte अपन यहाँ पे नहीं बोलेंगे। तो एक मैच्योर ओवम, अब देखना अपन यहाँ पे बात करें जिसको अपन oogenesis कहते हैं, है ना। oogenesis जब भी होता है, क्या होता है, oogenesis जब भी बेटा होता है, इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर आपने देखा होगा, एक तो जब भी oogenesis होगा तो इस प्रोसेस के अंदर एक तो क्या बनेगा बेटा, ओवम बनेगा, और इसके अंदर तीन पोलर बॉडी है, वो तीन पोलर बॉडी बनेगी। कभी भी ध्यान रखना, एक oogenesis जब भी होता है उस प्रोसेस के अंदर एक तो मैच्योर ओवम बनता है, और उसके साथ में तीन है ना, वो तीन क्या बनती है बेटा, पोलर बॉडी है ना, वो तीन पोलर बॉडी बनती है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, है ना। और जो स्पर्म है ना, स्पर्म यदि आपसे पूछा जाए, ये हो गया आपका स्पर्म, और स्पर्म यदि जब मैच्योर होता है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, या बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बात है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बनता है, अपन यहाँ बोलते हैं सर स्पर्मेटोजोआ। इसके नाम से ध्यान रखना, स्पर्मेटोजोआ है ना, वो स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे बनता है ना। और यहाँ पे कितने बनेंगे ध्यान रखना, 4 स्पर्मेटोजोआ है, वो स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे बनेंगे। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ना, इसमें टोटल कितने दिन लगते हैं, तो ध्यान रखना इसमें लगते हैं, ये हो गया 70 से लगाकर 74 डेज है वो लगते हैं मैच्योरेशन में। कितने लगते हैं ध्यान रखना, 74 है, वो 74 डेज लगते हैं। तो ओवम का बनना क्या कहलाएगा, oogenesis। स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म क्या बनाता है, तो वो 4 स्पर्मेटोजोआ बनाता है, लेकिन एक मैच्योर ओवम बनता है, तो एक ओवम और 3 क्या बनाता है, ये हो गया पोलर बॉडी है, उस पोलर बॉडी का फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे इसमें अपन बोलते हैं इसमें कितने दिन लगते हैं, 70 से अब लगाकर 74 है ना, वो 74 डेज यहाँ पे लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। कोई दिक्कत किसी को, यस। उसके बाद अगला ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी, आपने क्या किया, एक डीपीटी की वैक्सीन है ना, उसको फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में रखने की वजह से डीपीटी वैक्सीन है वो फ्रोजन होगी, जम गई है। अब आपको क्या करना है, इसका यूज करना है या यूज नहीं करना है, या क्या करना है उसकी बात बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सेकंड थ्रू बिफोर यूज, ये बोल रहा है कि आपको यूज करने से पहले उसको सेक करना, हिलाना है। नेक्स्ट अलाउ टू मेल्ट बिफोर यूज, आपको यहाँ पे देखना है कि वो थोड़ी देर गल जाए, और गलने के बाद में अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज है वो यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन डिस्कार्डेड, अपन इसको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद में ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज, ये बोल रहा है कि आप बाहर निकालो, रूम टेम्परेचर रख दो, और उसके बाद वो गल जाए तब आपको यूज करना है। ध्यान रखना, अपन बात करें सर डीपीटी, इसी बात करो बेटा, ये होगा डीपीटी। डीपीटी किसके लिए यूज की जाती है, डिप्थीरिया परtussis टिटनेस है ना, उसकी वैक्सीन है। और इस वैक्सीन को पहला काम इसके ऊपर पूछना है, इसको अपन बोलते हैं कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। कैसी वैक्सीन ध्यान रखना, कोल्ड सेंसिटिव है ना, वो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है, वो वैक्सीन यहाँ पे रहेगी। और कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन के अंदर यदि अपन यहाँ पे बात करें इसके अंदर, सर कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, इसको कभी भी नेवर फ्रीज, इसकी बात करें नेवर, ये हो गया फ्रीज, कभी भी फ्रीज नहीं करना है। यदि आपने भूल में कर दिया, इफ फ्रीज, यदि आपने फ्रीज में रख दिया है, तो आपको इसको क्या करना है, डिस्कार्डेड। क्या करो ध्यान रखना, आपको इसको डिस्कार्ड कर देना है। क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, कभी यूज नहीं करना। क्यों करना है, क्योंकि जब आपने फ्रिज में रखा तो ध्यान रखना ये क्या करेगी, लूज देयर पोटेंसी, इसके अंदर जो ताकत थी वो ताकत ही क्या होगी भैया, खत्म होगी। और बिना ताकत की डीपीटी लगाने का कोई फायदा है क्या, बिना ताकत की डीपीटी लगाने का कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अपन बोल रहे हैं इसको कभी भी आपको नहीं करना, इसको आप क्या करोगे, डिस्कार्ड करोगे। क्या करोगे यहाँ पे ध्यान रखना, डिस्कार्ड है वो डिस्कार्ड यहाँ पे किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन बोल रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं नोट लगा के लिखा बेटा, ध्यान रख लेना, अपन बोल रहे हैं ये हो गया मीजल्स, क्या नाम है, मीजल्स एंड ओपीवी एंड इन्फ्लुएंजा। इसकी बात करें मीजल्स ओपीवी इन्फ्लुएंजा, इनको अपन क्या करते हैं, ये हो गया आल्सो केप्ट इन फ्रीजर, इनको हमेशा फ्रीजर में रख सकते हो। किसको रख सकते हो बेटा, ये अपन बोल रहे हैं सर, ये हो गया इन वैक्सीन को आप यहाँ पे फ्रीजर है उस फ्रीजर में रख सकते हो, ये बात ध्यान रखना।
किसको फ्रीजर में रख सकते हो? अपन बोले सर इसमें मीजल्स ओपी इन्फ्लुएंजा को फ्रीजर में रखना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीपीटी को नहीं रखना। डीपीटी क्या हो जाती है? खराब, फिर बच्चे को लगाओगे, बच्चे को और दिक्कत होगी, है ना? कोई एलर्जी रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी बेटा कर सकती है। तो इसलिए जिन जिन बच्चों ने डिसकार्डेड मतलब सी आंसर किया है उन सभी का क्या रहेगा? सही। कई बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि सर इसको हम क्या करेंगे, मैच होने देंगे, और उसके बाद नहीं बेटा ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे गलत रहेगा। जिन्होंने बी आंसर किया है वो बेटा आंसर क्या है आपका? गलत है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड विद। देखो कापोसी सार्कोमा मतलब कि कैंसर की बात हो रही है। सार्कोमा मतलब क्या हुआ? कैंसर। अब ये बोल रहा है कि कापोसी सार्कोमा किस में देखने को मिलता है? देखो भाई, ये हो गया एचपीवी वायरस, एचपीवी वायरस, उसके अंदर ये हो गया ह्यूमन टी सेल लिम्फोइड वायरस जिसको अपन बोलते हैं HTLV1, उसके बाद में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसको अपन बोलते हैं, ये हो गया HIV वायरस, और उसके बाद में एपिस्टीन जिसको अपन बोलते हैं EP वायरस। किसके नाम से याद रखना? ये हो गया EB वायरस है ना, उस EB वायरस की अपन यहाँ पे बात करें। किसकी बात करें? EB वायरस है, उस EB वायरस की बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर यहाँ पे रहेगा। तो ये कापोसी सार्कोमा ध्यान रखना, ये HIV वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अंदर बेटा HIV या एड्स है ना, उस एड्स वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, और HIV एड्स वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या राइट आंसर होगा? ये तो ध्यान रखना सर्वाइकल कैंसर के लिए। ये किसके लिए बेटा? सर्वाइकल कैंसर है ना, उसके लिए होता है। ये ध्यान रखना सर्वाइकल वार्ड्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है बेटा? ये अपन बात करें, ये हो गया सर्वाइकल, ये हो गया सर्वाइकल या जेनाइटल वार्ड्स है ना, उसके लिए अपन यहाँ पे बेटा बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके का आपका क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो भी यहाँ पे क्या जाएगा? CHIV वायरस जाएगा। क्या जाएगा बेटा? CHIV वायरस के अंदर कापोसी सार्कोमा नामक कैंसर। तो HIV वाले या एड्स रोग वाले पेशेंट के अंदर कौन सा किस प्रकार का कैंसर होता है? तो आप बोलो सर इसके अंदर कापोसी सार्कोमा होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा बताओ भाई? ये बोल रहा है, ये न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शुड बी टेकन चाइल्ड सफर फ्रॉम रिकेट्स। ये बच्चा है और उस बच्चे को रिकेट्स हो गया, तो बताओ आपको कौन सा उसको मिनरल देना चाहिए? बताओ भाई कौन सा मिनरल दोगे बच्चे में यदि क्या हो चुका है? रिकेट्स है, वो रिकेट्स हो गया है। तो रिकेट्स वाले बच्चे में कौन सा मिनरल दोगे? पोटेशियम दोगे, कैल्शियम दोगे, सोडियम दोगे या आयरन? ये आपके लाइव क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका ध्यान रखना, कमेंट है वो कमेंट जरूर करें, है ना? सभी बच्चे इसका जो कमेंट है वो कमेंट करिए। क्या कमेंट आ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल बी कमेंट कर रहे हो, यस। उसके बाद में और ए कमेंट कौन कर रहा है भाई? उसके बाद में बिल्कुल बी, यस बी कमेंट, मोस्ट ऑफ बी कमेंट आप कर रहे हो, ओके यस, है ना? बी। उसके बाद सी, भैया सी कहां से? सोडियम नहीं आएगा, कौन सा बी? ये आप सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। अब देखना यहां में बात करूं रिकेट्स, किसकी बात करें बेटा? ये हो गया रिकेट्स, और रिकेट्स किसमें होता है? ये बच्चों में होता है। किसके अंदर होता है बेटा? ये हो गया चिल्ड्रंस है, उन चिल्ड्रंस के अंदर होता है। और रिकेट्स क्यों होता है बताओ? ये हो गया ड्यू टू लैक ऑफ ये हो गया विटामिन डी, विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी हुई। इसका मतलब अपन यहाँ पे बोल रहे हैं किसकी कमी होगी बेटा? कैल्शियम है ना, उस कैल्शियम की कमी होगी। इसका मतलब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं, और यदि अपन बोल रहे हैं ये रिकेट्स, यदि अपन बोल रहे हैं बड़ा अडल्ट है ना, बड़ा व्यक्ति है, उसमें यदि विटामिन डी की कमी हुई, इसकी बात करें, ये हो गया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, और यदि उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसको बेटा ओस्टियो, इसकी बात करें रखना, ये हो गया ओस्टियोपोरोसिस है, वो ओस्टियोपोरोसिस होगा। हड्डी भैया कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियां टूटेगी, कैल्शियम नहीं होगा तो आपके दांत टूटेंगे, मतलब दांत में क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो इसमें अपन बोल रहे हैं यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कोई मिनरल काम आता है बेटा, उस मिनरल का नाम क्या है जी? ये हो गया कैल्शियम। क्या नाम है जी मिनरल का? ये हो गया कैल्शियम। जो मिनरल्स है ना, उस कैल्शियम मिनरल की यहाँ पे कमी होगी, आपको यहाँ पे रिकेट्स वाले पेशेंट को कैल्शियम देना है, और इस वाले पेशेंट को भी कैल्शियम है, कैल्शियम देना। ओस्टियोपोरोसिस, ये आपने नाम सुना होगा, ओस्टियोमलेशिया। इसकी बात करें रखना, ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोमलेशिया है, उसकी अपन यहाँ पे बात करें बच्चों, तो ये कौन सा हो गया? अपन बोल सकते हैं सर ये आपका रहेगा बी है, वो बी इज द राइट आंसर। यस, इसमें ना तो आप आयरन किसमें दोगे? आयरन बेटा एनीमिया वाले पेशेंट के लिए किसमें देना है? आयरन किसमें दोगे? इन, ये हो गया IDA, किसके अंदर? IDA मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, ये हो गया एनीमिया। ठीक है बेटा, इसके अंदर आप यहाँ पे दोगे। दूसरा सोडियम, सोडियम किसके अंदर जाएगा? ये बेटा सोडियम जो है ना वो अलग होता है, जीआई की प्रॉब्लम करता है, पोटेशियम हार्ट की प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए होता है। अगला भाई ये भी बेटा इजी क्वेश्चन है, व्हाइट आउट स्पॉट इज डेफिशिएंसी ऑफ। बताओ भाई व्हाइट आउट स्पॉट किसकी कमी की वजह से होता है? मैंने आपको पहले बताया था क्लास में जब विटामिन ए की बात आई थी, तो मैंने एक व्हाइट आउट स्पॉट की भी बात यहाँ पे करी थी। अब इसका मतलब मैंने यहाँ पे आंसर को भी लिख कर दिया है, अभी कुछ आपको हिंट देके आंसर को लिख कर दिया ना। अब बताओ बिल्कुल सारी कमेंट करके बताओ कि इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या होगा? विटामिन डी की कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से, विटामिन इसकी वजह से, या विटामिन के की वजह से? बताओ भाई इसमें व्हाइट आउट स्पॉट। अब आप सभी को पता है सर व्हाइट आउट स्पॉट किसकी वजह से? विटामिन डी की बेटा कमी हुई ना, तो उसकी वजह से क्या होता है? एक तो होता है रिकेट्स होता है, क्या होता है? रिकेट्स। दूसरा क्या होता है बच्चों? ये ओस्टियोपोरोसिस है ना, वो ओस्टियोपोरोसिस होगा बेटा, है ना? रिकेट्स और ओस्टियोपोरोसिस इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्लियर चीज है। फिर अपन बात करें विटामिन ए, तो आपको पता है यहाँ देखने को मिलेगी नाइट ब्लाइंडनेस, ये हो गया नाइट, ये हो गया ब्लाइंडनेस, है ना? और को क्या देखने को मिलेगा? व्हाइट आउट स्पॉट। किसकी बात करें बच्चों? ये हो गया व्हाइट आउट स्पॉट्स है ना, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये भी हो गया। अगला B6, इसको अपन ने कहा बर्निंग, ये हो गया बर्निंग सोल सिंड्रोम, है ना? ये बर्निंग सोल, आपके पैर जलेंगे, तो ऐसा यदि सिंड्रोम होता है उसको अपन बोलते हैं। और विटामिन के की वजह से ये क्या होगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर।
क्या हो ध्यान रखना, ये हो गया ब्लीडिंग है, वो ब्लीडिंग यहाँ पे होगी। आप सभी को पता है ना, ये देखो विटामिन जो है ना, ये विटामिन दो टाइप का होता है। इसकी कितनी फॉर्म होती है, दो फॉर्म होती है। एक फॉर्म आपको पता है K1 और एक क्या होता है ध्यान रखना K2, है ना। ये K1 और K2 ये होता है, ये अलग अलग, ये दोनों, एक का नाम है फाइटोक्विनोन, एक का नाम है ध्यान रखना मीनोक्विनोन, ये इसके नाम से जानते हैं। तो इन दोनों की यदि कमी होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, आपका विटामिन K उसकी वजह से ब्लीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन नहीं जमेगी, क्योंकि विटामिन K है ना, ये विटामिन K, और विटामिन K किसमें हेल्प करता है, ये हो गया हेल्प इन कैल्शियम, और ये प्रोटीन फैक्टर है, इसके अंदर नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। इसका मतलब व्हाइट कोट स्पॉट किसकी कमी की वजह से होगा बेटा, ये हो गया विटामिन ए है ना, उस विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से व्हाइट आउट स्पॉट है ना, वह व्हाइट आउट स्पॉट यहाँ पे बच्चों देखने को मिलेगा। तो ये अपन बोल रहे हैं, तो ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्या होंगे, वन बाय वन है वो क्लियर हो रहे हैं। यस, ये भी बताओ भाई, बेसिक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताओ। ये बोल रहा है व्हाट इज द मीन बाय कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब होता है, आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, इसका आंसर बताओ भाई। मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3-4 डेज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 3-4 दिन में जो मिल्क का सीक्रेशन होता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में जो पहला मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मिल्क सीक्रेटेड ये आफ्टर 3 to 4 डेज ऑफ डिलीवरी, कि डिलीवरी के 3-4 दिन बाद में जो होता है उसको अपन कहते हैं। या मिल्क सीक्रेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे से लगाकर 6 डेज, ये तो गलत बात होगी, ये बेटा पहले दिन से 6 महीने तक मिल्क को अपन नहीं कहते। फिर का मिल्क सीक्रेटेड आफ्टर 3 to 4 डेज, नहीं बेटा, अपन बोल रहे हैं 3-4 दिन बाद में कहां से होगा, कोलेस्ट्रॉल तो पहले होता है। फिर का मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 4 डेज आफ्टर डिलीवरी, ये अपन बोल रहे हैं फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी। तो यस, कोलेस्ट्रॉल का मतलब अपन बोल रहे हैं कि बेटा सीधा सा और सिंपल सा बोले तो ये हो गया फर्स्ट मिल्क ऑफ आफ्टर डिलीवरी, ये आपका यहाँ पे क्या जाएगा, सही आंसर। वैसे आंसर ये भी जा सकता है, लेकिन अपन एक बात करें कि डिलीवरी के बाद में जो सबसे पहला मिल्क होता है उस पहले मिल्क को अपन क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल के नाम से। बाकी आपको पता है ट्रांजिशनल मिल्क होगा, फिर मैच्योर मिल्क होगा, फिर फोर मिल्क होगा, फिर हाइड मिल्क होगा। तो इस प्रकार के अलग अलग जो मिल्क है वो मिल्क यहाँ पे क्या होते हैं, रहते हैं। तो ये इसमें अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल की अपन यहाँ पे बात कर दी। तो फर्स्ट मिल्क ऑफ आफ्टर डिलीवरी उसकी अपन यहाँ पे बात करें। यस, ये बताइएगा कौन सा बेसिक क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, बताओ भाई। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, सर्वाइकल कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी वैक्सीन है, उस वैक्सीन का यूज किया जाता है, बताओ भाई। आईपीवी वैक्सीन, इसमें अपन बात करें हेपेटाइटिस वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, उसके बाद अपन बात करें एंटीवायरल वैक्सीन, बताओ भाई कौन सी वैक्सीन है वो यूज की जाएगी। एंटीवायरल नहीं की जाती है ना, हेपेटाइटिस की भी नहीं की जाती है, आईपीवी भी नहीं की जाती है। कौन सी वैक्सीन की जाती है, उसका नाम क्या होगा बच्चों, ये हो गया एचपीवी, जिसको अपन बोलते हैं, ये हो गया वुमन, इसका मतलब क्या बेटा, ये हो गया वुमन, ये हो गया पेपिलोमा, ये हो गया वुमन पेपिलोमा वायरस। इसकी बात करते रखना, वुमन जो पेपिलोमा वायरस है, उस वुमन पेपिलोमा वायरस वाली जो डिजीज है, उस डिजीज को अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका सर्वाइकल कैंसर डिजीज। क्योंकि एचपीवी क्या करेगी, क्योंकि एचपीवी मोस्ट कॉमन कोज होता है, ये करवा सकता है। तो इसकी आपको यहाँ पे 3 डोज देनी है बेटा, कितनी दोगे, ये हो गया 3 डोज है ना, वो सर हम 3 डोज देंगे। कब दोगे ध्यान रखना, ये हो गया 9 से लगाकर 26 ईयर की वुमन के अंदर आपको लगाना है, मतलब 9 साल से लगाकर 26 साल। और मोस्टली अपन लगा सकते हैं वो 9 से लगाकर 26 ईयर है ना उसमें, मतलब आप ये वैक्सीन है ना 18 साल के बाद में लगाओ और 26 साल तक। और इसकी कितनी डोज लगानी है, 3 डोज है वो लगानी है। और वो किससे प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करने का काम करेगी, तो वो प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करने का काम करेगी किससे, ये हो गया सर्वाइकल कैंसर से। किससे भाई, सर्वाइकल कैंसर है, वो सर्वाइकल कैंसर से ये प्रोटेक्ट या प्रिवेंट करने का यहाँ पे काम करेगी। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है, which of these is not a reason of hypoglycemia, ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कारण है जो हाइपोग्लाइसीमिया जिसकी वजह से नहीं होता है। मतलब इसमें 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर कम होगा, लेकिन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर कम नहीं होगा। तो देखो, आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में शुगर कम होगा या बढ़ेगा। लेस फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो शुगर कम होगा क्या। फिर टेकिंग मोर देन रिकमेंडेड डोज ऑफ इंसुलिन, मतलब आपको जितनी इंसुलिन नहीं उससे अधिक इंसुलिन लोगे तो होगा क्या, यहाँ पे साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। आपको यहाँ पे बताना है 3 ऐसे ऑप्शन है जो शुगर के ब्लड के शुगर के लेवल को कम करता है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो शुगर के ब्लड के लेवल को कम नहीं करता, बढ़ाता है। उस ऑप्शन को आप इन चारों में से आपको ढूंढना है, उस ऑप्शन को आपको चारों में से ढूंढना है। वो आज आपके पास में टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा कि सर इसका जो सही आंसर ए बी सी, और आप रेशनल भी बताइएगा, ठीक है ना। यदि ये जिन जिन बच्चों ने आंसर सही दिया ना, इसका मतलब वाकई इन बच्चों में दिमाग है, वाकई वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वाकई वो बच्चे ध्यान रखना टैलेंट है, ध्यान रखना, और आने वाले किसी अपकमिंग एग्जाम में उनका सिलेक्शन तय है ना। तो ये इसका आंसर डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन, ठीक है ना। तो ये आज का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी कल की क्लास में और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट शानदार एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं आपको ये कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, पहले सीखना है फिर जीतना है। थैंक यू सो मच।